हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज फंडा में। ठीक है, जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे यूपीएसआई क्विज़ेज़ और नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक ये यूपीएसआई क्विज़ एज फंडा है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको जो है क्विज़ मिल जाएंगे। आप पर डे आप क्विज़ कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये है सूचना का अधिकार अधिनियम। ये आपको लिंक दे रखी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप सूचना के अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, इसके लिए भी हमने आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, ये एज फंडा है, 1318 मेंबर्स आप देख सकते हैं इसमें, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियोज़ प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, मूल विधि की वीडियो है, ये सूचना का अधिकार है, इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको शॉर्ट में बीएनएस भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसे पहले बात करते हैं विधि। विधि क्या है? विधि एक ऐसा नियम है जो सरकार द्वारा बनाया जाता है और जिसका पालन नागरिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, सरकार कानून बनाती है और पालन नागरिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। रूल्स ऑफ सिस्टम दैट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द सिटीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एक कि कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो विधायिका की है। ठीक है, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायिका की है। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाने और बदलने का काम करती है। ठीक है, विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं और बदले जाते हैं। अब विधायिका कितने प्रकार की है? यहाँ पे विधायिका दो प्रकार की है, एक केंद्रीय विधायिका है, दूसरी राज्य विधायिका है, यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, केंद्रीय विधायिका का काम क्या है कि पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम है। किसका काम है ये? केंद्रीय विधायिका का काम है पूरे देश के लिए कानून बनाना। लेकिन राज्य विधायिका का काम है सिर्फ राज्य के लिए ही कानून बनाना। ठीक है, राज्य के लिए कानून बनाना राज्य विधायिका का काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेसिक है, आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अधिनियम क्रमांक कितना है? एक्ट नंबर 45 है। ठीक है, 45 ऑफ 2023, ये आपको याद रखना है। इसे विधेयक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बिल इन लोकसभा बाई होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, अमित शाह द्वारा इसको विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। तो लोकसभा ने इसे जो है कब पारित किया था? 20 दिसंबर 2023 को इसे पारित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे ही ये राज्यसभा में भी पारित हो गया था, 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है, अब बात करते हैं इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कब की गई थी? 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान हुई इसको। अब 25 दिसंबर 2023 को अनुमति प्राप्त हुई, 1 जुलाई 2024 को जो है ये पूरे भारत में लागू हो गया था। 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया है मैंने इस बार आपको, ताकि इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, यहाँ पे एक्ट है, जेड मिस प्रिंट हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आप क्या आते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखना कि 20 चैप्टर्स हैं और 358 क्या है? सेक्शंस हैं उसमें। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? अध्याय 1 में हमेशा प्रारंभ की होता है। ठीक है, अध्याय 1 में प्रारंभिक होता है। बात करते हैं सबसे पहले हम धारा 1 की। धारा 1 में जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना दिया गया है। ठीक है, यानी शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, बने रहिए साथ में। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। ठीक है, हम पढ़ ही वही रहे, भारतीय न्याय संहिता 2023। दिस एक्ट विल बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर सकती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ही लागू किया जाएगा, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके। ठीक है,
नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के प्रतिबंधों के प्रतिकूल कार्य के लिए भारत के भीतर दोषी होगा, वह इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको दंड देना है तो इसी संहिता के अंदर दिया जाएगा, ठीक है, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 5 आता है कि यह संहिता भारत के बाहर किसी भी स्थान में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए अपराध पर लागू होगी। यानी भारत के बाहर किसी भी स्थान पर अगर कोई भारतीय नागरिक जो कोई अपराध कर देता है तो भी ये एक्ट उस पर लागू होगा, ठीक है, उस किए गए अपराधों पर लागू होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर कोई व्यक्ति चाहे वह कहीं का भी हो, यानी अगर भारत का कोई जहाज़ या विमान है और व्यक्ति कहीं का भी है, ठीक है, अगर उसको पनिशमेंट मिलनी है, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो भी उसको भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा ही दंडित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अवस्थित कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना, यानी कंप्यूटर से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से अगर वो जो है किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाता है तो भी उसको दंड भारतीय न्याय संहिता द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्लास थोड़ा फास्ट हो रही है, ठीक है, बने रहें साथ में। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज फंडा को, ठीक है। अब आता है धारा 2। धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस दी हुई हैं, ज़्यादातर परिभाषाएं ही होती हैं धारा 2 में, ठीक है। सबसे पहली परिभाषा क्या है, धारा 2 के पार्ट 1 में है कार्य, यानी एक्ट। कार्य के साथ साथ एकल कार्य के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला, यानी सीरीज ऑफ एक्ट एज वेल एज अ सिंगल एक्ट, ठीक है। कार्य क्या होता है, कृत्य की एक श्रृंखला, ठीक है। जीव जंतु का अर्थ होता है मानव के अलावा कोई भी जीवित प्राणी, यानी मानव को छोड़कर या मनुष्यों को छोड़कर कोई भी जीवित प्राणी ही क्या कहलाएगा, जीव जंतु कहलाएगा, यानी एनिमल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कूटकरण। कूटकरण का क्या मतलब होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ठीक है। धारा 2 का पार्ट 3 है ये, कूटकरण। उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बनाता है, यानी एक वस्तु की दूसरी वस्तु को बिल्कुल सेम बना देता है, ठीक है। उस समानता के माध्यम से छल करने के लिए यह जानते हुए कि छल किया जाना संभव है, ठीक है, यानी नकली दस्तावेज छाप देना क्या कहलाएगा, कूटकरण कहलाएगा, नकली दस्तावेज बनाना, ठीक है, मतलब सेम टू सेम बना देना। स्पष्टीकरण क्या है इसके, कि कूटकरण के लिए यह आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, कि नकल ठीक वैसी ही हो। ये जरूरी है कि नकल सटीक हो, लेकिन नकल की गई है, ठीक है, पर यह नहीं कि सेम टू सेम हो, नहीं, थोड़ा अंतर भी हो। जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलता जुलता बनाता है, यानी कोई दस्तावेज थे असली, उसके असली के दस्तावेज उसने एक नकली बना दिए, और समानता ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति उससे धोखा खा सकता है, यानी धोखा देने के लिए उस दस्तावेज को बनाया गया है, ठीक है, तो यह माना जाएगा जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए कि वह व्यक्ति एक चीज़ की दूसरी चीज़ से मिलता जुलता बनाता है, ठीक है। अन्य चीज़ उस समानता के माध्यम से धोखे का अभ्यास करने का इरादा था, या यह संभावना थी कि वो धोखे का अभ्यास किया जाएगा, यानी धोखा देने के माध्यम से जो है उसने क्या किया कि एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से 2 डॉक्यूमेंट्स बना दिए, और उन जाली डॉक्यूमेंट्स से ही उसने कुछ प्रॉपर्टी बेच दी या किसी को कुछ कर दिया उसने उन डॉक्यूमेंट से, जाली डॉक्यूमेंट से, तो वो क्या कहलाया जाएगा, कूटकरण कहलाया जाएगा, ठीक है। धारा 2 का भाग 6 क्या कहता है, बेईमानी। बेईमानी में क्या है कि कोई इस आशय से कोई कार्य करता है, यानी कोई व्यक्ति एक ऐसे आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाष कारित करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि, यानी एक व्यक्ति को तो लाभ प्राप्त हो जाए और दूसरे को हानि हो जाए, ठीक है। यानी बेईमानी यही होती है कि एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेईमानी कहलाएगी, ठीक है। यानी डूइंग ऑफ एन एक्ट
विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्ग गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, यानी एक व्यक्ति को लाभ और दूसरे व्यक्ति को हानि होना, ठीक है, क्या कहलाता है? बेईमानी कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट 8, कपटपूर्वक। कपटपूर्वक क्या होता है? यानी फ्रॉडुलेंटली, कि कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। यानी कपटपूर्वक का मतलब है कि कोई व्यक्ति ने कोई बात कही, वो कपटपूर्वक कही गई है या नहीं कही गई है, यानी उसने अपने होशो हवास में बात की है या नहीं की है, ये कपटपूर्वक में देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है लिंग। लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वह हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वह नर है या नारी। ठीक है, लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द होते हैं, जहाँ भी अगर वो यूज होते हैं तो वो क्या बताते हैं कि वह हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वो नर है चाहे वो नारी, यानी मेल है चाहे फीमेल। पॉइंट 13, पॉइंट इंपॉर्टेंट ही लिए हैं मैंने। पॉइंट नंबर 13 है क्षति, यानी किसी भी व्यक्ति को शरीर, दिमाग, प्रतिष्ठा या संपत्ति में अवैध रूप से कारित हुई हो। यानी क्षति मतलब होता है नुकसान, यानी किसी व्यक्ति का एक नुकसान हो जाए, ठीक है, संपत्ति का नुकसान हो जाए, मान लो किसी ने उसकी संपत्ति हड़प के बेच दी हो तो उसका तो नुकसान हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्षति कहलाएगी, यानी नुकसान हो जाना। ठीक है, इंजरी, क्या बोलते हैं उसको? इंजरी। नेक्स्ट है 18 में क्या है? पुरुष। पुरुष क्या है? पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर अभिप्रेत है, यानी पुरुष का मतलब है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव, कौन? ओनली मेल पर्सन। ठीक है, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का एक मानव नर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम पुरुष बोलते हैं। अब है 34 में है बिल। बिल क्या है? बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत हैं। बिल का मतलब होता है, यानी किसी भी आपने वसीयत का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने कुछ वसीयत करवा दी कि जी ये वाली प्रॉपर्टी जो है इतने साल बाद इसकी हो जाएगी, या किसी के दादाजी ने करवा दी कि मेरी संपत्ति मरने के बाद मेरे पोते के लिए होगी, तो ये वसीयत होती है, इसको क्या बोलते हैं? हम बिल बोलते हैं। ठीक है, 35 में क्या है? स्त्री। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है, मतलब द वर्ड वुमेन रेफर टू अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी किसी भी उम्र की मानव नारी को ही स्त्री कहा जाता है। ठीक है, किसी भी आयु की मानव नारी को स्त्री कहा जाता है। ठीक है, 36 है सदोष अभिलाष। विधि विरुद्ध संसाधनों द्वारा ऐसी संपत्ति को अभिलाष है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि संपत्ति के जो है गैरकानूनी तरीके से होने वाला नुकसान। ठीक है, गैरकानूनी तरीके से क्या हो गया? नुकसान हो गया, जिसे खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से उसका हकदार है। 36 क्या है? सदोष अभिलाष, यानी विधि विरुद्ध संसाधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। ठीक है, हमने यहाँ तक आपको करा दिया है। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।